भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चंद्रमा विजय के बाद एक और बड़ी उपलब्धि, रवाना हुआ भारत का पहला सूर्य मिशन। श्रीहरिकोटा से PSLV-C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का हुआ सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दी बधाई। राष्ट्रपति ने कहा, आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि। मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं की भी किया शिलान्यास। और नूह में कल से होगी G20 सम्मेलन की शुरुआत। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाई गई धारा 144 सुरक्षा के मद्देनजर 5 किलोमीटर के दायरे में तैनात होंगे 650 जवान। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैग्रेंज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आकरण और प्रतिकरण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों अर्थात कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनल हीटिंग की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। Of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. आदित्य L1 को ले जाने वाला PSLV-C-57 XL संस्करण है, जिसमें अधिक मात्रा में ईंधन ले जाने के लिए लंबी स्ट्रैप ऑन मोटरें हैं। PSLV-XL संस्करण का उपयोग 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट के लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई राह पर ले जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे भारत को अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए भारत के अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। रायपुर दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। इसलिए सभी को हृदय से बधाई दें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह फिर से भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायक अमृतकाल क्षण है। उन्होंने कहा, भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में आकाश ही सीमा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो में भारत के बेहद समर्पित वैज्ञानिक एक के बाद एक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से
और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और 1 सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की ग्रीवेंस कमेटी में 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें 2 पुरानी शिकायतें भी शामिल थीं, जिनमें से 12 शिकायतों का निपटारा किया गया है। जैसे मासिक बैठक होती है उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बैठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 450 कॉलोनियों को वैध किया है और प्रदेश की 1800 कॉलोनियां भी चिन्हित की गई हैं, जो कई वर्ष पहले बन चुकी हैं। उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोगों के मकान बने होते हैं और उन्हें तोड़ना संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि अब एग्रीकल्चरल लैंड की 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान भी लाया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज नरवाणा विधानसभा क्षेत्र के गांव बडनपुर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार द्वारा जींद जिले को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम द्वारा खटगढ़ गांव में भूमि अधिग्रहण करने का प्रपोजल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रपोजल के अनुसार खटगढ़ टोल के पास 740 एकड़ जमीन पर औद्योगिक जोन बनाने की योजना प्रस्तावित है। एक देश एक चुनाव पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज इस पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें भरोसा है कि कमेटी की ओर से अच्छे सुझाव आएंगे। माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी की बात करी गई है, मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति की चेयरमैनी पे इस पे अच्छे सुझाव आएंगे। जब पहले भी इलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 पे चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जननायक जनता पार्टी पहला दल था जिसने इसके प्रति अपना पक्ष दर्शाने का काम किया। तो और मैं तो मानता हूं कि बारी बारी इलेक्शंस, इतनी मशीनरी का उपयोग और थोड़े थोड़े समय में फिर वही चीज़ की रिपीटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन में कॉस्ट कटिंग भी होगी, चाहे वो प्रचार में हो, चाहे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइजेशन में हो। कल से नूंह जिले में होने वाली G20 समिट के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की रिहर्सल कराई गई। विदेशी डेलीगेट्स की सुरक्षा के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में चौक, चौराहे समेत हर नाके पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पुलिस के 650 जवान तैनात होंगे। आईजी राजेंद्र सिंह और नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल के आसपास के इलाकों में धारा 144 लगाई हुई है। किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ने की अनुमति जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नहीं दी है।
उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने कहा कि G20 सम्मेलन को 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एसोसिएट राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इससे पहले ITC ग्रैंड भारत होटल में शेरपा मीटिंग हो रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में होने वाली बैठक से पहली यह आखिरी बैठक है। इस दौरान हरियाणा व मेवात की संस्कृति के बारे में भी विदेशी मेहमानों को अवगत कराने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। उसी के पहले एक शेरपा मीटिंग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके अंतर्गत जितना भी हमने G20 के अंदर जो एजेंडा बनेगा या फाइनलाइज होगा वो यहाँ पर ड्राफ्ट होगा। ये आखिरी मीटिंग कह सकते हैं G20 की मीटिंग से पहले। इसके अंतर्गत जितने भी NSA लेवल के या जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा जो नॉमिनेट किए गए हैं लोग, वो उस मीटिंग के अंदर रहेंगे और जो ड्राफ्ट है हर चीज पे ऊपर वो फाइनलाइज करेंगे। ये यहाँ पर 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक होगा। ये मेवात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हरियाणा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ पर हो जा रही है। इसके को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से 3 लेवल की सुरक्षा चक्र किया गया है। एक जो आउटर कॉर्डन इलाका होगा, जिसमें कि हमारे जो IRB है वो कवर करेगी। उसके साथ साथ पुलिस के पर्सनल्स हैं, वो जो इवेंट है उसके बाहर कॉर्डन करेगी और कुछ जो लोग हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से वो होटल के अंदर रहेंगे। तो 3 लेवल पे सुरक्षा इसमें की गई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने आज गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक सभा को संबोधित किया। अध्यक्ष JP नड्डा शहीद मेजर मोहित वर्मा के घर से मिट्टी लेकर सभा स्थल पर पहुंचे, जहां भाजपा ने फैसला किया कि हर एक वार्ड के शहीद का शिलापट तमाम वार्डों में लगाया जाएगा। हम हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में जहां देशभक्त, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा शहीद जो देश की रक्षा करते हुए प्रहरी के रूप में शहीद हुआ हो, जिसने शहादत दी हो, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कोई जवान जो समाज के अंदर समाज की रक्षा करते हुए शहादत दी हो, कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो, इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना है। JP नड्डा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश ने पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पीछे छोड़कर भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 6 तारीख से इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी। पिछले साल भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचने के बाद आसियान भारत शिखर सम्मेलन पहला शिखर सम्मेलन होगा। यह भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और सहयोग की भविष्य की दिशा तय करेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं और भारत सहित इसके 8 संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS और अटल पेंशन योजना APY प्रबंधन के अंतर्गत संपत्ति 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFIR
डीए ने एक बयान में कहा कि इस समय एनपीएस और पीएवाई के 6 करोड़ 62 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। एनपीएस 1 मई 2009 से स्वेच्छा के आधार पर प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू की गई थी और इसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रति काफी ध्यान दिया गया है। पेंशन और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएफआरडीए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन योजना दिवस आयोजन करता है। इस पहल से सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय नागरिकों को वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। इस वर्ष एनपीएस दिवस के अवसर पर पीएफआरडीए ने 1 महीने तक डिजिटल मीडिया और प्रचार पहल शुरू करने की योजना बनाई है। प्रदेश में उपभोक्ता के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत प्रत्येक उपभोक्ता को कम से कम 200 रुपये की खरीदारी का बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करना होगा। सरकार ने स्कीम को लकी ड्रॉ के माध्यम से 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक के इनाम देने की घोषणा की है, जिसके चलते उपभोक्ता अपनी खरीदारी का बिल दुकानदार से लेगा, जिससे टैक्स चोरी कम होगी। इस स्कीम को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया है। लोगों ने इसे बहुत ही रोचक स्कीम बताया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 200 रुपये के 25 बिल 1 महीने में ऐप पर अपलोड करने हैं। इसके बाद वह लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। लोगों ने कहा कि जब उपभोक्ता जागरूक हो जाएगा और अपनी हर खरीदारी पर दुकानदार से बिल मांगेगा तो निश्चित तौर पर सरकार को जीएसटी के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी, जो देश के विकास पर काम आएगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जब कोई दुकानदार सामान बेचता है और उसका पैसा लेता है तो दुकानदार को बिल देना चाहिए। मेरा बिल मेरा अधिकार की योजना लागू करी है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। इन्होंने कहा है कि भाई जो मिनिमम इसके अंदर बिल है वो 200 रुपये तक का होना चाहिए, कटना चाहिए, और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना मर्जी हो। तो ये अच्छी योजना सरकार ने शुरू करी है। इससे क्या होगा कि एक तो कस्टमर्स को बिल लेने की, जीएसटी बिल लेने की आदत पड़ जाएगी, और दूसरा क्या है कि दुकानदार को भी अपना मजबूरन बिल काटना ही पड़ेगा जब कस्टमर मांगेगा तो। गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत सारे प्राइजेस भी रखे हुए हैं लोगों को देने के लिए, जिसके अंदर कैश प्राइज भी है, वाउचर्स भी हैं, कूपन्स भी हैं, जो हर महीने निकलेंगे, और हर 3 महीने में एक बम्पर प्राइज भी निकलेगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट 1 करोड़ तक का इनाम भी दे रही है। और इसके अंदर एक और बेनिफिट है, ये स्कीम क्यों लाई गई है कि जितना भी टैक्स लोग पे कर रहे हैं सरकार को, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली सारे ही लोगों को मिल रहा है, प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ये सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च करी है। इससे जो है सरकार का एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि अगर हर एक इंसान वहाँ से बिल लेगा, जीएसटी कटवाएगा अपना, तो उससे सरकार का ही रेवेन्यू बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ सरकार ने ये भी बहुत अच्छी लॉन्च करी कि हर 3 महीने में वो लकी ड्रॉ निकाल के 1 करोड़ का इनाम घोषित करेंगे, जिसको भी होगा अच्छा रहेगा। कि ग्राहक के मन में जागरूकता आएगी बिल को लेकर के। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसने स्कीम ये निकाली है कि मिनिमम 200 रुपये का बिल होना चाहिए, और महीने में आप 25 बिल यानी कि अमाउंट जो उसका बनता है 5,000 रुपये आप उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग जब बिल लेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी, उससे टैक्स की चोरी जो है वो बचेगी, और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास पहुँचेगा। सबसे अच्छी बात यह है, और उसका जो फ़ायदा है वो वापस से जनता को ही मिलेगा। हरियाणा राज्य सहकारिता बैंक एवं हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में पैक्स खोलेगी। इस पैक्स पर सीएससी सेंटर भी खोला जाएगा, जिसके माध्यम से किसानों को घर बैठे तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने कहा कि इस समय प्रदेश के में पैक्स सशक्तिकरण से किसानों की समृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर गांव में पैक्स की शाखा खोली जाएगी और हर जिले में 4 पैक्स के मॉडल पैक्स बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में पैक्स की 750 शाखाएं कार्यरत हैं और 16 पैक्स को मॉडल पैक्स का दर्जा दिया गया है। सरकार की तरफ से जल्द ही प्रदेश में पैक्स की संख्या में इजाफा करके इन्हें 6,750 कर दिया जाएगा। इस पैक्स पर सीएससी सेंटर भी खोला जाएगा, जिसमें किसानों व आम नागरिकों को 176 तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मॉडल रूप में लेकर के और इन कामों की तरफ बढ़ाएंगे।
दूसरा, हमारा पैक्स जब सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे किसानों को होने वाला है। किसानों को अच्छी सुविधाएं उनके घर पर मिले, प्रॉफिटेबल हो, ये सब जो है तो किसानों के लिए करने वाले हैं। टैक्स ज्यादा काम करेंगे। मान लिया CSC सेंटर है तो सबको कोई ना कोई जो है कोई अपने फसल की एंट्री है, कोई दूसरे जो है, सरकार ने बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन का काम किया है। हुक्म सिंह भाटी ने कहा कि सरकार की तरफ से पैक्स के माध्यम से ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में 4 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इन महिलाओं को किसी प्रकार का रोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये पैक्स आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। 4 महिलाएं भी हमने किसान अपने धर्म पत्नी को या उनके मार्फत 50,000 रुपए का लोन 4 महिलाओं को हम देंगे। अगर वो कोई सब्जियों का काम, फलों का काम वो करेंगे, बोने का काम या बिक्री का काम वो करते हैं, तो JLG की मार्फत 50,000 रुपए की महिला हम उनको देंगे ताकि वो काम बढ़ाएं, या 50,000 रुपए हमसे लेकर के अपने पैसे मिला करके वो गाय भैंस ले लें, अपने दूध का काम बढ़ाएं। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। यह ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीणों और किसानों को ऋण प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हर साल 24 अगस्त से 8 सितंबर तक एक विशेष अभियान के तहत नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी के तहत PGI चंडीगढ़ इस साल 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहा है। इस समय पूरे देश में लगभग 1.2 मिलियन लोग कॉर्निया दृष्टिहीन हैं। नेत्रहीन लोगों को डोनर्स मिल सकें और नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह पखवाड़ा मनाया जाता है। PGI चंडीगढ़ ने 15 दिनों तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लेक्चर का आयोजन किया गया। इसके अलावा नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पेंटिंग मुकाबले, लेख प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। कैसे इसको कम कर सकते हैं, जो गैप है डिमांड और सप्लाई में, इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये मुहिम चलती रहेगी और हर साल हम करते हैं इसको, टाइम टू टाइम इसका जो अवेयरनेस है लोगों में करते हैं। और यूथ को टैप करने का, उनसे कांटेक्ट करने का यही है, क्योंकि यूथ हमारे जो पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो यंग लोग हैं, और वही हैं जो देश को ड्राइव करते हैं। और बड़ी सारी जो सोशल आने वाली जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी जो भी है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, आई थिंक वो सब उन्हीं के थ्रू होने वाली हैं, होती भी हैं। तो इसलिए उनका इन्वॉल्व होना इसमें बहुत ज़रूरी है। भारतीय डिसेबल्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा भिवाड़ी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग क्रिकेट के शेड्यूल जारी किया गया। इस दौरान PCCAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया एवं DCCI सदस्य व PCCAI के राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सुरेंद्र लोहिया और रवि चौहान ने बताया कि दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के इसी महीने 10 से 14 सितंबर तक ग्वालियर में मेयर कप का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें 10 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसके उपरांत 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक राजस्थान के उदयपुर में 24 दिव्यांग क्रिकेट टीमों के बीच दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप होगी, जिसमें सभी राज्यों से खिलाड़ी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में इंग्लैंड की टीम भारत पहुंचेगी तथा जून-जुलाई में भारत की टीम इंग्लैंड में जाएगी, जिसके लिए इंग्लैंड की दिव्यांग क्रिकेट टीम द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो कि 24 राज्य का होगा, 24 राज्य के खिलाड़ी आएंगे, वो उदयपुर में होगा, जो कि नारायण संस्था और BCCI के सहयोग से होगा। मेयर कप करवा रहे हैं तो सब मतलब उनकी तरफ से होगा। ये स्पॉन्सरशिप ही है, क्योंकि इनाम भी है और अच्छा रहने खान का और का सुविधा, आने जाने की टिकटें बनवाना,
ये सुविधा अभी मिलनी शुरू हो गई है। हमारे नॉर्मल क्रिकेटर्स का जब सीजन चालू हुआ तो हमारे डिसेबिलिटी क्रिकेट का भी सीजन इसी महीने से सितंबर से चालू होगा, जिसमें पहला जो प्रारंभ है वो ग्वालियर के अंदर मेयर कप है, जिसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और ऐसा पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर नगर निगम की तरफ से ये 10 टीमों का इवेंट किया जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश की जो अलग अलग राज्यों की जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नगर निगम बना हुआ है, वहाँ मेयर कप के रूप में दिव्यांगजनों के क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उदयपुर के अंदर 24 टीमों का हम बहुत बड़ा जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। ये नारायण सेवा संस्थान जो अपने आप में जिनका नाम है, जो दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग से ये इवेंट हो रहा है और ये इवेंट 10 दिन तक चलेगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 24 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें से हमने क्या किया है, 20 टीमें जो हमारी टॉप 20 टीमें थी वो हमने ली और 4 टीमें जो हमारी जो 8 टीमें रह गई थी उनको क्वालिफाइड किया। अध्यक्ष सुरिंदर लोहिया ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संप्रदायों से जोड़ने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 4 संस्थाओं को मिलाकर एक बोर्ड तैयार किया है, जिसको डिसेबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और शहर को इस भव्य आयोजन के लिए सजाया गया है। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के अभिनंदन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में पूरी दिल्ली सजकर तैयार है। मुख्य समारोह प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रहा है, जहां सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है। शाम के समय पूरा इलाका रोशनी से नहा जाता है और ये लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भारत मंडपम G20 का केंद्र है। यही वो जगह है जहां G20 के देश और मेहमान देश शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। देसी विदेशी फूलों और फव्वारों के साथ भारत मंडपम G20 के लिए तैयार है। मंडपम की ये तस्वीरें दूरदर्शन न्यूज की छत से ली गई हैं और इससे साफ नजारा दिख रहा है। ये तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। G20 समिट को लेकर पूरी दिल्ली को चमकाया जा रहा है। तमाम इलाकों में सड़कों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें सड़कों की मरम्मत और सड़क किनारे गमले में बड़े बड़े पौधे लगाए गए हैं, तो वहीं डिवाइडर के बीचों बीच पौधारोपण किया गया है, जिसकी वजह से तमाम इलाकों का कायाकल्प हो गया है और सड़क किनारे हरियाली मनभावन लग रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को संवारने के बाद निगरानी प्रणाली को भी दुरुस्त कर लिया है। 8 से 10 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन को लेकर NDMC के उद्यान विभाग, सिविल विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारी अपने कार्यों की निगरानी करेंगे। निगरानी में उन मार्गों पर विशेष जोर रहेगा जहां से बाहरी देशों से आए प्रतिनिधि गुजरेंगे। NDMC अपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पूरे शहर की निगरानी कर रहा है। G20 के दौरान दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए NDMC ने अपने क्षेत्र के बिजली के खंभों पर 1200 छोटे LED पैनल्स और 250 इलेक्ट्रिक बॉक्सेस आकर्षक रूप में लगाए हैं। सभी पैनल संदेशों, छवियों और तस्वीरों से सुसज्जित किए गए हैं। आपको बता दें कि G20 समिट कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली को सौंदर्यीकरण कर सजाया जा रहा है, ताकि जब ये आगंतुक अपने देश लौटें तो भारत की खूबसूरती की यादें लेकर जाएं और अपने देश में बयां करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।